रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने साहिल लोधी, आप सबको मेरी तरफ से, न्यूज़ वन की तरफ से ईद मुबारक कबूल हो। बिछड़े हुओं की याद में आंखें उदास हैं, ऐ सुबह ईद घर को सजाऊं तो किस तरह। येट वी स्टिल हियर, वी स्टैंड टॉल, वी स्टिल फाइट, वी स्टिल गो ऑन। सोचा ये था कि सेट की तरतीब बदली जाएगी, सेट को बहुत सजाया जाएगा, बट ये छोटे छोटे से दिए जला के हमने छोड़ दिए हैं। उम्मीद के दिए हैं ये। उम्मीद ये है कि आने वाला कल बेहतर होगा। चंद रोज़ कबल एक हादसा हुआ जिसमें ज़ाहिर है लोग शहीद हुए। मौज़ाना तौर पे कुछ लोग बचे, उसका शुक्र। जो लोग शहीद हुए अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, और ऑफ कोर्स उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। हम अभी कोरोना की आफत से नहीं निकले थे कि ये हादसा हो गया। आज अगर कहीं कोई एफर्ट होगी भी, ज़रा सी भी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की, तो सिर्फ़ इसलिए ताकि हमारे जो दिल दुखी हैं उन्हें थोड़ी सी तक़वियत मिल सके। वरना आप यकीन जानिए ये वही कपड़े हैं जो मैं अक्सर पहनता हूँ और आज भी मैंने पहने हुए हैं। जिस रोज़ हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस रोज़ ये ऑप्शन थी हमारे पास कि हम चीज़ें करते, और हमने यही डिसाइड किया कि कौम की यही सूरत हाल है तो हम कौम से अलग तो किसी तौर पे नहीं हो सकता। हम हर सूरत में कौम के साथ हैं और कौम हमारे साथ है। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मतें दे और आने वाले कल को पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। बट नंदलेस आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरे साथ दो बहुत बेहतरीन लोग, और एक पता नहीं क्यों आ गए। दो बेहतरीन लोग इसलिए बिकॉज़ एक का दौर हमने देखा और अल्लाह करे कि इनका आने वाला दौर भी हो। दूसरी जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ खान साहब के लिए कैंपेन की और बिलीव करती हैं इस बात पे कि इनसे बेहतर लीडर और खान साहब से बेहतर गवर्नमेंट कोई नहीं आ सकती, तो ये यहाँ मौजूद हैं। तीसरे शख्स का तारुफ वो ख़ुद करवा देंगे, मेरी ज़बान साथ नहीं देती, क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी ऑल रियलिटी मैंने इन्हें कहीं नहीं देखा। ये मुसर इस बात पे है कि इन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और क्यों करते हैं ये वजह भी आपको एक घंटे में समझ आ ही जाएगी। आइए सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को भी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बहुत सब्र और बहुत इस्तकामत है। बहुत शुक्रिया। और ये जो नागहानी आफतें हैं ये मुश्किल आसान हो और हम सब इस आजमाइश से जल्दी निकलें इंशाअल्लाह। हमारे साथ फिज़ा ज़ीशान साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको भी ईद मुबारक कबूल हो। आई नो हम में से किसी का भी कोई ऐसा मतलब अजीब सी, बहुत मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब फिज़ा आई थी तो और जैसे फ़ारूक भाई आए तो किसी का, फ़ारूक भाई ने तो आते मुझे वहाँ कॉर्नर पे गेट से दाखिल हुए तो मुझे यूँ करके देख के कहा कि आज होगा क्या, हम करेंगे क्या, किस तरह से होगा। जी जी बिल्कुल एक बड़ी मुश्किल घड़ी है पूरी कौम के ऊपर। अभी एक कोरोना का एक उससे हम लोग निकले नहीं हैं कि एक और इतना तकलीफ़ दे वाक़या हुआ, लेकिन हम क्योंकि मुसलमान हैं और हमें ये त्यौहार, ईद का त्यौहार जो है वो हमने मनाना है, और हमने रोज़े गुजारे हैं पूरे रमज़ान का महीना बड़ी अच्छे तरीके से। सारे मुसलमानों ने उसकी असल रूह के मुताबिक रोज़े रखे, और उसके बाद ईद मनाना भी हमारा फ़र्ज़ है, जिसकी वजह से ईद मनाई जा रही है। और बस ये है कि हमें हिम्मत से काम लेना है और आगे अल्लाह ताला से रहम मांगना है कि अल्लाह पाक हमारी कौम पे रहम करे और इन तकलीफ़ों से निजात दिलाए। मेरे तीसरे साथी जो हैं, सर मुझे आपका नाम भी नहीं इल्म, मुझे मालूम नहीं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। ये मुसर इस बात पे है कि ये एक तज्ज़िया निगार हैं और हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ के अंदर तज्ज़िया करते हैं। सर किस बात का तज्ज़िया करते हैं आप? मैं नाम आपसे नहीं पूछूंगा, किस बात का तज्ज़िया करते हैं? सबसे पहले साहिर भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। फारूक भाई आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको 6 मरतबा मैं ईद मुबारक दे चुका हूँ जब से बैठा हूँ यहाँ। मैं माजरत चाहता हूँ, अवाम के सामने मैंने आपको नहीं दिया। तो ईदी कब देंगे? ईद मुबारक ईद तो बड़े आदमी देते हैं ना, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, दे दीजिएगा, इसके बाद ले लूँगा मैं। और अभी आपने कहा कि ये पता नहीं क्यों आ गए, क्यों कहा ये आपने? क्योंकि मुझे वाकई आपके आने का मतलब यहाँ समझ में नहीं आया। अच्छे खासे दो लोग पूरा टीवी वन जानता है मैं क्यों आया हूँ, और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। तो फिर आप आज भी मायूस ही लौटेंगे इंशाल्लाह। अगर आप उसी लिए आए हैं जो मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप कहाँ ले गए? आप यकीन जानिए, अगर आप उस वजह से आए हैं तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी आप लिख लीजिए एक उस पे ना कि आप मायूस लौटेंगे। डॉक्टर साहब की तरफ मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब छोड़िए इनको। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि
कोरोना कब तक ख़त्म हो रहा है, कब तक मार्केट्स ओपन हो रही हैं, कब तक लोग, ये एक फियर ये भी है कि शायद इसके बाद कहीं बंद ना कर दिया जाए। वफाक में और सिंध में एक अजीब किस्म की जंग भी चले जा रही है, तो होगा क्या इसके बाद? देखें वो आज थोड़ा सा खुल के बात कर लीजिएगा सर। हाँ नहीं, देखिए वो मिसाल दी जाती है ना कि मियाँ बीवी में लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ रहना होता है और वक्त के साथ साथ ज़बरदस्ती की शादी है सर। देखिए ना, वक्त के साथ साथ वो रहना सीख जाते हैं और फिर रहते हैं। सर दोनों की मुझे लगता है कि जैसे दोनों की कि मजबूरी प्राइम है मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अब कोरोना के साथ भी हमें रहना सीखना पड़ेगा। अच्छा, कोरोना को बीवी कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुमासलत निकाल रहा था। मैं कुछ और समझा। दोनों में नहीं, कोरोना हो सकता है बेगम हो, लेकिन मैं तो कुछ और मैं दोनों में मुमासलत निकाल रहा था। अच्छा, कि यू हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। किसी के पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। डॉक्टर साहब चाहे वो मैन मेड भी है, लेकिन आपको रहना। अब तो ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नहीं तो ये बताना, वफाक की जंग और सिंध में जो जंग हो रही है, क्या है क्या ये अगर अब भी वक्त था, मैं समझता हूं। एक सवाल है मेरा, और ये आपसे भी है, मुझे बताइएगा, कोरोना क्या सिंध में काम करता है, पंजाब में छुट्टी पे चला जाता है? क्योंकि पंजाब में सब कुछ खोल दिया गया। तो हियर्स माय क्वेश्चन, क्या वजह है, किस वजह से? आप पीटीआई से हैं, पीटीआई ने हमेशा ये कहा, एडवोकेसी की इस बात की कि जी खुलना चाहिए जी, तो बताइए क्या वजह क्या? जी, कई चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर है वफाक ने सूबों पे भी कई पॉइंट्स जो थे, कई बातें जो हैं वो छोड़ दी थी सूबों पे बिकॉज ऑफ, आपको पता है 18वीं तरमीम की वजह से। और कई चीज़ें, कई डेमोग्राफिक्स फ़र्क हैं पंजाब और सिंध में, काफ़ी चीज़ें उनमें फ़र्क हैं। जब हम लोग, ज़ाहिर है यही तो एक जंग है जो वफाक की, और जो आप बकौल आपके जंग है, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है क्योंकि वफाक और सूबा अलहदा है और उसमें कई चीज़ें उनके राइट्स अलहदा उन्होंने ले लिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग कह रहे थे कि जी इनकी एक पॉलिसी नहीं है, इनमें ये है, इनकी स्टैंड्स, ये लोग और चीज़ पे खड़े हो जाते हैं, हम और चीज़ पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ, ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब आप भी जवाब दीजिएगा। चीनी के बारे में रिपोर्ट शाया होती है, जहांगीर तरीन साहब इंटरव्यू देते हैं, सारी बातें हो जाती हैं, सर वहाँ पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, या पता चलेगा कि क्या है कि क्या नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये, टेप सामने आ गई, रिकॉर्डिंग सामने आ गई कि मार्केटों से पैसा लिया जा रहा है, पैसा का डिमांड किया जा रहा है, क्यों हाथ नहीं डाला जाता? ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। मुबारक आप सबको। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मेरा पॉडकास्ट देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साहिल लोधी ऑफिशियल। और पॉडकास्ट में जो बातें होंगी वो बहुत सारे लोगों से हजम नहीं होंगी। ये तो फिर भी लिमिट मुझे कर देगा, पॉडकास्ट तो मुझे लिमिट नहीं कर सकता। सो द क्वेश्चंस विल बी, एंड आई विल टेल यू, बोथ ऑफ दीज पीपल आर गोइंग टू बी देयर। एंड डॉक्टर साहब तो मुझे पता है जो जवाब देंगे वो भी अक्सर लोगों से हजम नहीं होंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स। एनीवे, नॉनदलेस, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। हम अपनी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन शोहदा को सलाम जिनकी जानें जो हैं वो काम आई हैं इस हादसे के अंदर, PK 8303 के अंदर, और साथ साथ जो मौज़ाना तौर पे बच गए, अल्लाह ताला उनको बेहतर रखे, हमेशा बेहतर रखे, और जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन को अपने सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। वी कम टू यू सर। मेरा सवाल था दोनों से था, पहले डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं, फिर आप तफसीली जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब ये मसला क्या है? डॉक्टर साहब पहले तो मैं ये कह दूँ कि जो पेट के डॉक्टर की दुकान चल रही है, हाँ, वो मेरे ख्याल में हम लोग अक्सर जो हाजमे ख़राब करते हैं, और आप तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से पेट के डॉक्टर्स की दुकान चल रही है, वरना शायद वो दुकान ठप हो चुकी होगी। तो उसको जारी रखते हैं, कम से कम किसी का काम तो चल रहा है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये कोरोना में ये हमारी बदनसीबी है कि एक ग्लोबल चैलेंज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, और उसमें हम नेशनल यूनिटी, नेशनल कंसेंसस, नेशनल पॉलिसी और नेशनल रिस्पांस नहीं दे सकते। वेट अ मिनट सर, बस सर वन सेकंड आप बोलिएगा, मैं सिर्फ एक इंटरजेक्ट करना, एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हमने कोरोना को बीमारी समझा या अपॉर्चुनिटी समझा? सर प्लीज़ मेरी बात को समझ के मुझे बताइएगा ओपनली, हमने इसको बीमारी समझा है या अपॉर्चुनिटी समझा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ बीमारी और चैलेंज ये है और समझना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी ये कि हमें इसमें जो मौक़े मिलेंगे अपने लोगों की बेहतरी के लिए, आगे जो पूरी दुनिया में एक, नहीं सर मैं खुल के पूछ लेता हूँ, छोड़ें सर, मैं तो ये बात ही नहीं की, मैंने तो ये बोला ही नहीं। लेकिन आपने, मैं जो कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, मैं ये कह रहा हूँ भाई, लेकिन मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ वो आपका कॉनोटेशन दूसरा है, मैं समझ गया। अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं वो मुझे वो अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी की आपने बात सर, उसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। वो हुआ है, क्रेडिट की सियासत हुई है, इनसिक्योरिटी हुई है,
जेलेसी हुई है। अगर किसी एक ने अच्छा काम किया है तो उसको सराहने की बजाय मेरा सवाल सर, वहाँ भी कॉम्पीट करने की कोशिश की गई। मेरा सवाल ऐसा क्यों है कि सर हार्ट अटैक के पेशेंट पे कोरोना का ठप्पा लगा दिया गया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों? ऐसे इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि आप जा जाके मार्केटों से ये कह रहे हैं कि हमें तुम इतने करोड़ रुपए दो तो हम खोलने की तुम्हें इजाज़त देंगे? ऐसा क्यों है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि एक क्रेडिबिलिटी होती किसी पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट की, अगर वो इस्टेब्लिश होती और अगर सर वो माजरत के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, वो नहीं है, असल मसला यही है। तो इसका मतलब ये कि जो डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन है, जो मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले, सोच रखने वाले लोग अवेलेबल हैं, उनके साथ मिलकर अगर इस कोरोना की रियलिटी, ये जो रियल डेंजर है, इसके बारे में लोगों को बताया जाता तो सिर्फ ये तासुर नहीं जाता कि इकॉनमी को और ख़राब करने के लिए, मरकज़ को ब्लैकमेल करने के लिए, तिजारत और कारोबार को और तबाह करने के लिए ये सब कुछ किया गया। और ये तुरुप का पत्ता है हुकूमत सिंध या पीपल्स पार्टी के साथ पास जो खेल रही। हमारे पास किसी जमात के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, सारे एक दूसरे को ब्लैकमेल करने वाले। इसका मतलब ये है ना कि ब्लैकमेल करने वाला पत्ता है ना एक दूसरे को। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये परसेप्शन बन गया, एंड परसेप्शन इज़ स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी। और वजह है कि आपने उसमें अपने पॉलिटिकल सोच और मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। अगर मुराद अली शाह फ़र्ज़ कर लें, कराची की जो सियासत जिन हाथों में रही है गुज़श्ता 30 सालों में, वो भले इस वक्त मुनक़सिम और अलग नज़र आए, मैं हूँ, खालिद मकबूल हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, अगर किसी तरह मुराद अली शाह ये सारी चीज़ों में शुरू से और फिरदौस शमीम नकवी लीडर ऑफ द अपोजिशन। क्वेश्चन इसमें तो आप लोग भी तो शरीक है ना, आप लोगों के पास भी तो हुकूमत रही है ना, मतलब एमक्यूएम बराबर, एमक्यूएम ज़ाहिर थी, आप लोगों को कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे मैं कह रहा हूँ चले उस वक्त थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर नहीं बना सके, नहीं बनाया, मैं बिल्कुल अपनी उस जिसे कहता हूँ कि 30 साल में जो काम हमें करना चाहिए था हम नहीं कर सके, मैं तो इसको मानता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी जो अपोजिशन भी नज़र आ रही है, वो अपोजिशन भी कहीं जैसे है ही नहीं, चाहे वो फिरदौस शमीम नकवी हों, चाहे वो कंवर नवेद हों एमक्यूएम की तरफ से। कोई ऐसे एक अब आखिरी रोज़ों में जाकर उन्होंने जो है वो असेंबली के बाहर एहतजाज किया और कहा कि हम अपनी अलग असेंबली चलाएंगे, अब हम इस असेंबली में नहीं जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है, जब लोगों की तरफ से भी धुतकार दिया जाता है और लोग हाथों हाथ नहीं लेते और आप लोगों में नहीं जाते, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको फील होता है कि आप हवा में हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या थी ये पूछूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं फिजा की तरफ आता हूँ। फिजा मुझे बताइए हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड? खान साहब या गवर्नमेंट खान साहब की इतनी स्ट्रॉन्ग तो है कि वो सज़ा दे सकती है, वो ये भी कह सकती है, सूबे को ये भी कह सकती है कि देखें ये चीज़ें हमारे सुनने में आई हैं, इसके खिलाफ कमीशन बैठना चाहिए और आप खोल दीजिए सूबा, ये तो कहा जा सकता है। और जबकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि तमाम चीज़ें खुल जानी चाहिए, फिर क्या वजह है कि सूबा नहीं मान रहा? देखिए सिस्टम का फॉल्ट है ना, सिस्टम तो इस तरह का है कि जिसमें कहा जाता है कि बल्दियात का मैंडेट इसको एमक्यूएम को मिला, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, बल्दियात का मैंडेट एमक्यूएम को मिला, जनरल इलेक्शंस में हमें मैंडेट मिला कराची में, और फैसले कौन करता है कराची के? पीपल्स पार्टी। ये तो सिस्टम है अभी तक, आप इस सिस्टम के फ्लॉ से इनकार कर ही नहीं सकते। जब हमारे ये चीज़ें जहाँ तक अब होता यही है, एक बात कहने दें, सिर्फ एक बात, तो ये दिया इख्तियार किसने है? जाहिर है कि ये जब 18वीं तरमीम हुई थी उसी के ऊपर तो हम बात करना चाहते हैं। हम असल बात नहीं करते। अच्छा चलें, आप बल्दियात टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द हाउस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं तो सिस्टम की तो खराबी की बात आपसे कर रही हूं। इख्तियार दिया ना, सबको पता होता है कि एग्जैक्टली कहां किसने क्या कहना है। हमने कहा इख्तियार दिया, तो पहले के सिस्टम्स बने हुए हैं ना, हम लोग तो इन सिस्टम्स को बल्कि चेंज करना चाहते हैं। जो हम लोग तो चाहते हैं कि एक्चुअल रिफॉर्म्स आए, अब आगे बल्दियात आने हैं, आगे कैंटोनमेंट सीबीसी के ये कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस आने हैं, उनमें हमें उम्मीद है कि जब हम लोग एक ग्रास रूट लेवल से चीजें ठीक होंगी तो फिर आगे जाके इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अभी तो आ ही नहीं सकती थी उस तरह बेहतरी, अभी तो यही होना था। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हमने एहसास प्रोग्राम जिस तरीके से लॉन्च किया, जितनी ट्रांसपेरेंसी से उसके ऊपर काम हुआ, वो अपनी मिसाल आप है, दुनिया मान रही है इस वक्त कि किस तरह कितना बेहतरीन तरीके से ये पैसे पहुंचाए गए हैं। उसके अलावा जितने मेजर्स सुबह दोपहर शाम बैठे हुए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जान मार रहे हैं इस वक्त कि ये कोरोना के इसमें से बेहतरीन तरीके से निकला। जो मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने पूरा माशाल्लाह किया है उसको आपके साथ जिस तरह कर सके। बहुत बड़ा तरीके से आपके साथ एक बहुत बड़ा चाम है और वो है इमरान खान। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यू टेक अवे खान साहब, आप खान साहब को हटा दीजिए, देयर इज नथिंग लेफ्ट।
और जहाँ कुछ वहाँ तक पर बचता आप नहीं है। फारूक भाई देखिए, बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन नहीं थी, यहाँ पे ऑपोजिशन इतनी जबरदस्त ऑपोजिशन दी है। हमारे जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे खुर्रमशेर जमान, उन्होंने भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बताया कि आप लोगों ने 7-7 साल पुरानी पत्ती, एक्सपायर्ड आटा जाके सिंध इंटीरियर सिंध में जाके आप लोगों ने बांटा है। नहीं, क्यों छोड़े, किसी की जान जाए, आप कैसे कह रहे हैं छोड़े? ये भाई मैं इसलिए नहीं कह रहा, वो तो जाहिर है वो सबको पता है, वो तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद आपके साथ हूँ, मैंने तो ये कब कहा है, लेकिन आप लोगों पे भी तो उंगलियां उठती हैं, बहुत सारी ऐसी जाहिर है जी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, उंगलियां तो उठनी है, लेकिन ये कि मैं आपको अपनी पार्टी का ही बताऊंगी ना स्टांस के क्या है। जब लोग ये कहते हैं, जब तहरीक इंसाफ पॉइंट करती है फिंगर, और ये बहुत जाहिर है तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा फिंगर पॉइंटिंग की है। ये जो नया कल्चर जो मिला है, जिसके अंदर आप अब्रप्टली कुछ भी कह देते हैं, किसी को कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जो आपकी गियर्ड कैंपेन होती है जो आप सोशल मीडिया पे बैठ के चलाते हैं, ये सारा जो कल्चर है, साहिर सोशल मीडिया की कैंपेन सब चलाते हैं, वो आप सही कह रहे हैं कि वन रॉन्ग डज नॉट जस्टिफाई अनदर रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग दैट। यू थिंक कि तहरीक इंसाफ नहीं करती होगी, मैं ये नहीं कह रही कि अंदर दरमियान में इस तरह के लोग नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये जो इनका ये जो सारा हम लोग इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम लोग इस लॉकडाउन को कितना लंबा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लोग जो है भूख से मर जाएंगे कोरोना से मरने के बजाय, तो प्लीज सिस्टम्स खोलें, यहाँ पे ट्रेड खोलें, हर चीज। मेरा जो सवाल था वो एहसास प्रोग्राम के बारे में नहीं था, मेरा जो सवाल है वो सिर्फ इस बारे में है कि क्या यूनिलैटरली डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जबकि एविडेंसेस मिल रहे हैं, जबकि पता चल रहा है कि यहाँ पर एट्रॉसिटी हो रही है, जबकि मालूम चल रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो जबकि चीफ जस्टिस साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि तमाम चीज़ों को खोल देना चाहिए, तो फिर क्या वजह है कि यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा? यूनिलैटरली वही बात है कि हम लोग तो कोऑपरेट उन लोगों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से ये एक्चुअली ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस मार्केट में आई, जिसमें यह था कि कारोबार और तिजारत को खोलने के लिए बड़े बड़े हैवी अमाउंट्स जो है वो मांगे गए। तो मेरा ये कहना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट, वही कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ एक इंक्वायरी इस पर करानी चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा फिर नैब को करानी चाहिए। अगर हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से पैसे मांगे हैं, इस वक्त इकोनॉमी का पहिया बिल्कुल जाम हो चुका है, और इन बातों पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि रमज़ान से पहले ये एसओपीज़ हुकूमत सिंध को बना देनी चाहिए थी, और एसओपीज़ बनाने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें कम्युनिटी पुलिसिंग या नेबरहुड वॉच एंड वार्ड या रज़ाकार यूथ फोर्स चाहिए, वो सिर्फ पेपर पे टाइगर्स नहीं, और टाइगर्स मोहल्लों में गलियों में नजर आने चाहिए। मसाजिद को लें, यूसी को लें, और एसी का ऑफिस को, अब चाहे उसमें पीटीआई कहीं है नहीं है, चाहे उसमें एमक्यूएम है या नहीं, पीपल्स पार्टी, हमें ये फर्क करना ही नहीं है। हमें तो कहना ये तीन, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद, लेकिन ये सर यहाँ से काम फारूक भाई एक और बात भी है, फारूक भाई और इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ट्रस्ट करें तो किस पे करें, वो चाहे वफाक हो या सिंध हो या कोई और सूबा हो। इशू ये है कि जब एक मरीज जाता है जिसकी बहन या बेटी या माँ 4.5 महीने से इद्दत में है और किसी शख्स ने उसे देखा नहीं है, उसे हार्ट अटैक होता है, और आप उसे ये कहते हैं कि ऐसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोरोना के अंदर बिकॉज ये कोरोना की पेशेंट है, तो आप क्या करेंगे? किस पे ट्रस्ट करेंगे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सर कुछ कह रहे थे आप? सॉरी। क्या कहूँगा मैं भाई, सिस्टम की बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने कह दी अपनी बात, फिजा ने अपनी बात कह दी, लेकिन जो मेरे दिल में बात है वो अभी तक फंसी हुई है। सिस्टम की बात हो रही है कि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम सही नहीं हो पा रहा। इसकी वजह मैं बताऊँ सहर भाई क्या है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लोग कल्चर में आ गए। भाई महकमा ज़राअत का काम है हमारी फसलों से कीड़े निकाले, हमारे खेतों से कीड़े, ज़राअत कह लें आप, चले ज़राअत कह रहे हैं, ज़राअत जो है उनका क्या काम है कि हमारी फसलों से कीड़े, ये हमारे काम में कीड़े निकाल रहे हैं। भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। यहाँ पे सिस्टम इसलिए आउट हुआ है हर जगह। भाई देखें, इंग्लैंड में बिजली नहीं जा रही, अगर 2 मिनट के लिए जा रही है तो समझे कोई तरक्याती काम हो। आप जिंदगी में कभी इंग्लैंड गए? एक मैं नक्शे पे तो देखा है। ताल्लुक क्या है? क्यों इंग्लैंड से मेरा क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज़ादी तो उन्हीं से हासिल की थी ना। देखें इंग्लैंड काश की होती। मैं साहिर भाई बार बार इंग्लैंड जाता हूँ, काश की होती। आज तक हम जबान नहीं छोड़ सके, तो ये तो जाने दीजिए। जी सर, ज़हनी गुलामी की बात नहीं कर रहा मैं, शायद मैं बात ये कर रहा था कि इंग्लैंड में अगर बिजली चली जाए और 2 मिनट के लिए तो समझे कोई तरक्याती काम हो रहा है। जापान में थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए तो समझे कोई नई चीज़ आ रही है। पाकिस्तान में जब बिजली जाती है तो हर खिड़की से गर्दन बाहर आती है और एक ही आवाज़ आती है, अम्मी सबकी गई है। ये हाल है हमारे मुल्क का।
तो अब आप मुझे इस बात का जवाब दें, सिस्टम कैसे सही होगा? हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग बाहर बैठे हुए और जो लोग सीटों पे बैठे हुए जो काम कर रहे हैं वो अपना काम बाहर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए। बाहर देखिए मैं थोड़ा सलीस उर्दू बोलता हूँ, बाहर सलीस होता है, सलीस, हाँ सलीस, सलीस उर्दू। बाहर बैठे हुए हैं सलीस। तो हम क्यों बाहर बैठे हुए बताएं? बाहर नहीं होता कुछ, बाहर, बाहर, बाहर जी बाहर। सही, आप बेहतरीन, आप बेहतरीन कोई चीज नहीं, फिर क्या है? बेहतरीन, बेहतरीन। आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं आपको बता। देखिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा बोलता हूँ ना, उर्दू का एक्शन खराब हो चुका है मेरा। आप अंग्रेजी ज्यादा बोलता हूँ मैं इंग्लिश। ये बताइए कि ये रखे हुए फूल बहुत खूबसूरत है, अंग्रेजी में तर्जुमा कर दीजिए। दिस इज ब्यूटीफुल रोज। रोज नहीं, मैंने कहा ये रखे हुए फूल बहुत खूबसूरत है। देखिए मैं अपनी जबान में तो ये कहूंगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी समझे। राइट, आप डॉक्टर साहब की तरफ चले। डॉक्टर साहब की तरफ ही है हम कब से डॉक्टर साहब की तरफ हैं आप बताएं? यहाँ वाले जितने भी हैं वो आज तक इनकी तरफ हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी तरफ नहीं है। मैं जब से तुम्हें जानता हूँ तुमने पहले अच्छी बात की। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, तो इस बात पे मिल जाएंगे फिर? नहीं। अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रस्म है हमारे यहाँ कि अगर कोई अच्छी बात करे और मुझे वो बात पसंद आए तो 1000 रुपये मिलते हैं। ये मेरी रस्म नहीं है, ये मोइन साहब की रस्म थी जिसे मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। बिल्कुल नहीं, बल्कि आज तो तुम्हारे देने के दिन है। सर मैं खून दे के जाऊंगा आज, एक बोतल। हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, पता थोड़ी है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू सर। सर इख्तिलाफात की वजह क्या बनी? क्या आज तक मैंने आपसे ये कभी नहीं पूछा, इख्तिलाफात की वजह क्या बनी? देखिए बुनियादी वजह ये थी कि जो बिगाड़ और ख़राबी तंजीम में आ गई थी इतने सालों से ना, मेरी खुशफहमी थी कि अब मुझे मौका मिला है तो मैं इसको ज़रा ठीक कर दूँ। तो इससे जब मैंने ये अमल शुरू किया, बहुत सारे ऐसे लोगों को एक एक करके हटाना शुरू किया तंजीम के अंदर नीचे, तो उससे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होने लगे, परेशान होने लगे। तो और जब मैं कोई अच्छी तजवीज़, अच्छी राय, अच्छी पॉलिसी बनाऊं तो उस पर मुझे साथ ना मिले, तो मैं ये समझ गया कि मुश्किल है ये जो इस वक्त काफ़िले में कहीं गड़बड़ है हमारे कारवान में। मैंने तो विरासत में ये काफ़िला लिया, मैंने उसी को इलेक्ट भी करा दिया इलेक्शन करा के। तो फिर मैंने खुद, इससे पहले कि हमारा झगड़ा पब्लिक में आए, हंडिया चौराहे पे फूटे, मैंने कहा भाई आप लोग चलाएं, इलेक्शन में अगर मेरी ज़रूरत तो मुझे बुला लीजिएगा, या इलेक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा 2018 के। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं शायद हम आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता लोगों में हमारा झगड़ा जाए। तो उस वक्त मेरी मिन्नतें की गई, मुझे मनाया गया, मुझे समझाया गया। तो आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए था? मुझे जाना चाहिए था। मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुझे उसी वक्त चला जाना चाहिए था, उसी वक्त छोड़ देना। फिर वजह क्या रही? नहीं मतलब आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था? हाँ वही ना, करना चाहिए था ना। हाँ नहीं, देखें जब मैंने पहले ये फैसला किया कि मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मुझे उस स्टैंड पर स्टिक करना चाहिए था। और एक 9 नवंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन फारूक भाई वजह क्या? इतने साल एक पार्टी बनी रही, इतने साल आप लोग इकट्ठा काम करते रहे। अच्छा, मेरे पास एक तो डंडा नहीं था जो मेरे ख्याल में किसी और के पास था, दूसरा हम सब के काम डिवाइडेड थे, हम एक दूसरे को जवाब दे नहीं थे, हम भी शायद वहाँ जवाब देते या आवाम को थे। तो एक दूसरे के साथ काम करने का उस तरह हमें मौका भी नहीं मिला कि हम में से कोई बड़ा कौन है, किसकी बात मानी जाएगी। क्रूशल सवाल। हाँ, हम सलाह मशवरा करेंगे। देखिए हर घर में अब्बू एक होता है। क्रूशल सवाल। सुने, चचा ज़्यादा हो सकते हैं, ताया अब्बू ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अब्बू एक घर में नहीं हो सकते। तो आपके यहाँ आपको लगता है? मैं नहीं कहता किसी एक को अब्बू बना लें, ठीक है। अच्छा मैं निकल जाता हूँ, आप में से कोई अब्बू बन जाए, आप कर लें ये काम। मतलब हमारे दरमियान झगड़ा ना हो, इतने सालों की मेहनत हमारी झगड़े की वजह से ज़ाया ना हो, मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक्त मुझे अमल करने नहीं दिया। मेरा सवाल, इससे कराची का नुकसान हुआ आपको लगता है? हुआ ना। कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा। मतलब देखें पीटीआई में अब भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइजेशनली एक यूनाइटेड मिडिल क्लास एजुकेटेड अर्बन सियासी अमल यहाँ क्रिएट कर दे, वो नहीं है उनमें। उनके ज़्यादातर लोग, सिंसियरिटी उनकी होगी, लेकिन वो अपर मिडिल क्लास के हैं। देखें 14 में से 10 MNAs अगर क्लिफ्टन और डिफेंस में रहते हैं, और कुरंगी का MNA भी अगर वहीं रहता है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का MNA भी अगर वहीं पर रहता है, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये कोई कानूनी और आइनी तौर पर ये इशू नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल कॉम्प्रिहेंशन, हाँ, पर वो नेटवर्क नहीं बन सका, वो लीडरशिप सूबे में और शहर के लेवल पे नहीं आ सकी। खुर्रम शेर ज़मान में पोटेंशियल है, लेकिन पॉलिटिकल साइड का है,
ओके लेकिन ऑर्गेनाइजेशन साइड का पोटेंशियल मुझे नज़र नहीं आया। आई विश डॉक्टर साहब, आई विश के आप लोग मिलकर बैठ सकें और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। कराची के लिए अच्छा है। आई होप एंड प्रे के कराची मुल्क के लिए अच्छा, मुल्क के लिए। देखिए कराची बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है मुल्क की मईशत को चलाने में, एंड आई थिंक कराची के लिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। देखिए मैं डमी सरबराह बन के काम नहीं कर सकता। मैं जाऊं तो अगर मेरी बात में वज़न है और मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूं तो फिर उस बात को माने, और अगर उसका नुकसान हो तो फिर जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा। ये मैं कह चुका हूँ 3 मरतबा। मुझे कोई ऐसी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें, लेकिन इससे अगर किसी के मफादात पे असर पड़ती है तो फिर बेहतर है कि आप चलाएं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो फिज़ा से पूछना है मुझे कि पीटीआई का जो विज़न है उसके हिसाब से पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और क्या इसके बाद लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। आज हम ईद पे बैठे हैं, ईद के बाद क्या होगा, विल टॉक अबाउट दिस, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बैक एंड जी फिज़ा, तो क्या ये जो लॉकडाउन है ये ईद के बाद भी जारी रहेगा, और अगर ये जारी रहेगा तो आम आदमी के लिए ईद मनाना बहुत मुश्किल हो गई है। जी पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि डिपेंड करता है कि क्या अगर खुदा ना खास्ता हालात कंट्रोल से बाहर गए तो लॉकडाउन दोबारा भी हो सकता है, और डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की सिचुएशन बनती है, और अल्लाह करे कि इस तरह की ना हो। वैसे लोग तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, जो आप बाज़ारों में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी कोई मास्क कुछ भी नहीं कर रहे एहतियात। तो वो जब इस तरह है तो फिर जब लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते चीज़ों की, और फिर उन्होंने बाहर भी जाना है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर बहरहाल हुकूमत ज़िम्मेदार भी होती है, फिर भी हुकूमत पे भी जिम्मेदारी आती है। तो उस हिसाब से ये है कि वी डोंट नो, अभी इस हालात देख के ही फैसले होंगे और हालात के मुताबिक होंगे। दूसरी बात फ़ारूक भाई की मैं थोड़ा ये बताना चाह रही थी कि क्योंकि मैं ख़ुद प्रेसिडेंट हूँ वुमेंस विंग कराची पीटीआई की, और मैंने बहुत ज़्यादा तब्दीली कुछ अरसे में यहाँ की तंजीम में देखी इस हवाले से कि मैं क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट्स को देख रही हूँ, और हर इलाके के आपको पता है कि मुख्तलिफ तबकों से लोग हैं। आपको रंगी वेस्ट वगैरह सब इलाके अगर आप देखें, और वो डिफेंस से बहुत डिफरेंट है। ये नहीं है कि बिल्कुल कोई अपर मिडिल क्लास को ही देख रही है पीटीआई, या मैं तो खुद ख़वातीन को डील कर रही हूँ तो मैं तो ख़वातीन इतनी ज़्यादा माशाल्लाह और हर तबके से आके ज्वाइन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो मुझे तो बहुत होप है कि इंशाल्लाह, और उनको ये पता है कि इनकी वाहिद उम्मीद इस वक्त ये तहरीक इंसाफ है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जी कीजिए। ये मुझे बताइए, आपको लगता है कि अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो कराची से पीटीआई फेयर इलेक्शंस में कामयाब होगी? आपको मैं अगर ये कह दूं कि ये पहले से ज़्यादा डबल इंशाल्लाह जीतेंगे हम, तो फिर तो मैं आपसे कहूँगा नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो फिर आप देखिएगा 2023 के इलेक्शंस में मैं भी अगर जिंदा रही और आप भी, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी तो खैर इसको छोड़े ना, बल्दियात आ गए हैं ना सामने, ये कैंटोनमेंट बोर्ड आ गए हैं सामने, वो देख लेते हैं उस पे फिर हर बंदे की अपनी सोच होती है। बात ये है कि मैं उसमें इंशाल्लाह ताला, अभी तो ये पॉलिटिकल टॉक शो नहीं है, लेकिन कभी होगा मेरा पॉलिटिकल टॉक शो तो फिर हम उसमें ड्वेल कर लेंगे कि वजह मैं क्यों समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मुझे यकीन है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे यकीन है कि पीटीआई के अक्सर लोग जो हैं वो बड़ी दयानतदारी के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं, इस वक्त अगर कहीं किसी हलके के अंदर आप चले जाएं तो पीटीआई का ग्राफ जो है ना वो देखिए साहब, जितना अभी हम लोगों ने राशन बांटा है, जितनी हम आवाम से इस वक्त हम कनेक्टेड है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि कोई और कनेक्टेड नहीं है, कोई और पार्टी इतनी कनेक्टेड नहीं है जितने हम कनेक्टेड हैं। मैं आपको इसके सबूत काफी दफा भेजती भी रहती हूँ, लेकिन आपको दोबारा भी भेजती रहूंगी। आपको पता होना चाहिए और आप ऑनेस्टी से, आप यकीन जाने मैं तो ग्रास रूट पे मैं तो काम करता हूँ, मैं भी काम करती हूँ ग्रास रूट। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके और मेरे काम में एक फ़र्क है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ। देखिए मैं इस बात, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर हमारे मुल्क से सोशल एनजीओज को निकाल दिया जाए, ये पूरा सिस्टम ऐसे फ्लैट करके बैठ जाएगा, मर जाएंगे लोग, भूखे मर जाएंगे सड़क पे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब हमको जब सैलाब आता है हमें किसकी ज़रूरत होती है? आर्मी आके बचाती है। तूफान आता है, आर्मी आके बचाती है। फ्लड, कोई चीज़ आप उठा लें तो खुदा न करे जहाज गिर गया, आपको आर्मी बुलाना लाज़मी, ऑफ कोर्स आर्मी। अच्छा छोड़ साहब, ईद की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके बचपन में ईदें कैसी होती हैं? देखिए पॉलिटिक्स उस वक्त भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी नेचर में थी, और हाँ लगता है कि पॉलिटिकल थे उसमें। तो आपको सियासी बच्चा कहते थे? मैं किसी से भी ईदी ले लेता था मैं किसी से भी ईदी ले लेता था, सीरियसली? हाँ, और मेरे मामू, चचा और खाला
तो और अच्छी खासी ईद हम जमा कर लेते थे, क्या प्यार से, मोहब्बत से। करते क्या थे उस ईद पे? ईदी वो एक पूरे साल प्लानिंग होती है कि भाई ये अरमान होते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक बशीर कबाब वाले हैं और उनके कबाब इस कदर जायकेदार हैं कि पीआईबी वाले जब छोड़ के जाते हैं तो सबको पता है उनका, पीआईबी आते हैं और जो लोग पीआईबी में नहीं रहे उनको भी अगर एक बार वहाँ बुलाया जाए तो वो फिर बार बार आते हैं। आपकी मेरी मीटिंग में कबाब तो होंगे ना? हाँ होंगे, हर सूरत में होंगे वो कबाब। एक तो वो कबाब है, दूसरा फिर बचपन में जाहिर है कि सिनेमा का बड़ा वो था, मूवी देखने के लिए जाते थे। हाँ। और सी साइड पे वैसे ही चले गए, बैठ गए। कैसा था कराची उस वक्त उन ईदों में? डिफरेंट था? देखिए हर गुजरने वाला दिन ये बताता है कि पहले कराची बेहतर था, अब इसका कोई पुरसान हाल नहीं। हम पॉलिटिकल बात अब नहीं जरूरत, मैं कह रहा इसीलिए ज़रूरत इस बात की कि कतई नज़र इसकी कि किस पॉलिटिकल पार्टी में कोई है, कतई नज़र इसके कि इस वक्त कराची में पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी है, पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला। डॉक्टर साहब ये हमेशा से रहा है, ये कोई आज की बात नहीं। लेकिन अब डेमोग्राफी में और ज़्यादा चेंजेस आई है। तो ज़िंदगी में पहली पिक्चर कौन सी देखी थी? पहली पिक्चर उसकी वो थी, शूटिंग हमारे मामू क्या हुई थी। वो कौन सी पिक्चर? दामन। हाँ, बहुत छोटा था मैं, वाह, KG1 में शायद था। तो कभी ऐसा दिल चाहा कि एक्टर बने आप या नहीं? कभी नहीं चाहा? नहीं, कभी। लेकिन आप गाते तो बहुत अच्छा। नहीं, कई शोज में ये जो असल में जो मेरी जब मेरी गुड्डी चढ़ने लगती है तो असल में उसको थोड़ा नीचे लाने के लिए मुझे इस तरफ तारीफों की कलावे बांधी जाती है और मुझे धकेल दिया जाता है कि बस। सरगम में भी बोलते हैं, सरगम में भी बोलते हैं भाई, मेरे यकीन करें सरगम में भी बोलते हैं भाई। मैंने इनकी सरगम नहीं सुनी, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ अगर एक गुनगुना क्या कुछ भी गुनगुना। अरे मैं तो शेर पढ़ दूंगा। कोई भी अच्छा सिंगर होगा ना, आप कुछ भी बोले ना, जरा सुनाइएगा। बहुत अच्छा गाते हैं बॉस। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें तो वो दामन पिक्चर वहाँ फिल्माई गई, संतोष कुमार थे, सबिया खानम थी और बड़ा रश लगता था बाहर उस ज़माने में। तो बस मुझे तो उस रश में बस याद है कि चूँकि आखिर में चाय पी कर गए थे तो वहाँ हम मिले थे उनसे। तो ये बचपन की रिमोट जो है वो मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है। फिजा आपकी ईद कैसी गुजरती थी? बहुत अच्छी। आपका बचपन कहाँ गुजरा? लाहौर। हमारी तो बस इसी तरह थी कि वो ईदी मिलती थी और वो हम लोगों ने सबने कज़न्स ने मिल के सोचना होता था कि इसको हम लोग इकट्ठे कैसे आइसक्रीम्स खा लेते थे जाके, कोई इसी तरह करते थे हम लोग, तो बस एंजॉय करते थे। और एक बात जो मुझे अपनी अम्मी की याद है, जो कि मुझे बड़ी वो लगती थी कि कहती थी कि हमारे वक्तों में इतने कम कपड़े बना करते थे सबके कि हम लोगों को ईद के दिन जब हमारे लिए जोड़ा तैयार होता था तो हम सारी रात सो नहीं सकते थे खुशी से कि ये सामने पड़ा है, हमने सुबह पहनना है और ये जूते हैं, ये 7 चूड़ियाँ हैं, ये सब। वो कहते हैं उस चीज़ की खुशी अब बच्चों को होती ही नहीं है कि क्योंकि इतना ज़्यादा हर चीज़ अवेलेबल है एक्सेस में, तो वो उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं लगती। वरना पहले वो ईद का जोड़ा, एक वो ईद की खुशी अलग होती थी, तो वो मेरे लिए वाकई बड़ी एक अलग सी चीज़ थी। और आगे अपने बच्चों को भी देखते हैं तो वाकई वो एक्साइटमेंट। अब आप घर में क्या करती हैं जब ईद का दिन आता है? तो क्या प्रिपरेशन होती है आपके घर में? आई नो हस्बैंड, बच्चे, क्या? वो ईद की नमाज और ऑब्वियसली सुबह के टाइम में शीर खुरमा और सारा दिन खाना पीना चलता है। जैसे रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा खाना पीना ही हुआ है मेरा ख्याल है। हम सारे क्वारंटीन में बैठे रहे लेकिन खाया पिया डबल है मेरा ख्याल। तो ईद पे भी यही है। डॉक्टर साहब मुझसे नहीं पूछे कि हम ईद मनाता हूँ मैं, मतलब मैं 40 में मनाता हूँ भाई, मैं भी ईद मनाता हूँ साहिर भाई, मुझसे कैसे मनाते हैं आप? मैं तो इस कुर्सी को तो सिर्फ इसलिए रखा कि आप इनके और इनके दरमियान काफ़ी गैप था, तो एक कुर्सी रख दी। सुने मेरी बात, मैं बताऊँ सत्तार भाई, मैं ईद जो मनाता हूँ ना, फारूक भाई मैं जो ईद मनाता हूँ वो बड़े तरीके से मनाता हूँ। मैं तंबू लगे हुए होते मोहल्लों में, आपने देखा होगा अक्सर, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और बच्चे आते हैं बोतलें पीने के लिए। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ ईद मुबारक, थोड़ी सी बोतल पिलाओ बेटा, बोतल पिलाता हूँ, मैं चले आता। मैं तो अपनी ईद ऐसे मनाता हूँ। क्यों, कोई ममानियत है इसमें? नहीं, मैं तो कॉमेडी का सोच रहा हूँ। कॉमेडी का आप जिस काम के लिए आपको रखा गया है उस काम तो मुझ पे आएंगे तो मैं करूंगा ना। मैं आप पे तो आया हूँ, मैं खुद आना पड़ेगा मुझे। फारूक भाई और फिजा तो कुछ बोले ही नहीं है, आपने बोला है। आपने वो एक अपनी दास्तान सुनाई है कि किस तरह से बच्चे बोतल पीने आते हैं एक टेंट के अंदर और आप वहाँ बैठे होते हैं पहले से, ये आपने बताया। तो बहुत इसमें क्या कोई गलत बात की है मैंने? नहीं, कोई नहीं बेटा। ऐसे अंकल अगर आपको टेंट में नजर आए बिल्कुल मत आइएगा उस टेंट में। ऐसे अंकल अगर टेंट में नजर आए पुलिस को इत्तला दें, ढूंढ रही है इनको। खुद पुलिस में आप मुझे बोल रहे हैं पुलिस को तज्जिया निगार हूं मैं। जाहिर है
जाहिर है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल मैसेज कुछ देना चाहते हैं कौन को ईद के लिए? बस ये कि मायूस नहीं होना है और चैलेंज को मौके में तब्दील करना है। इंशाल्लाह ज़िंदा कौमें यही करती हैं। और कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कोरोना का सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत भाई बहुत। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि कायद आज़म का जो मुझे बड़ा पसंद है उनका वो कॉल कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते, तो आपने भी मुसीबत में घबराना नहीं है। इस वक्त को इस वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हों, हिम्मत से काम लें और पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें, क्योंकि हम पॉजिटिविटी के अलावा हमारे पास अब कुछ है नहीं। इंशाल्लाह हम लोग उसको पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान को इन मुसीबतों से निकालेंगे। ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। ईद मुबारक। तुमसे कोई बात नहीं, करनी मैं करूँगा, मैं बात है। चाहिए आप, खत्म हो गया शो, चाहिए कल मिलेंगे सुबह। तब तक के लिए बस इतना याद रखिएगा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ तमाम के तमाम लोग इकट्ठे अगर हो जाएं तो फिर हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। इन्हें जाने दें। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जाइए।